Namaste sabhi ko. Welcome to the Sharing Stories podcast. In this channel, we discuss books. Today we have वो खत by Ritika. आज की इस गहन चर्चा का मुख्य उद्देश्य इसी किताब के पन्नों में उतरना है। बिल्कुल, और गहराई से उन अनकही भावनाओं को समझना है। हाँ, मतलब एक तरफा प्यार और उन पुरानी यादों की ताकत को समझना है जो कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन का हिस्सा होती हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सही कहा, क्योंकि जब भी अनकही बातों या खामोशी का जिक्र होता है ना, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि बात खत्म हो गई है। हाँ, ऐसा लगता है कि संवाद टूट गया है। बिल्कुल, लेकिन असल में अनकही बातें उस पॉज किए गए गाने की तरह होती हैं। एक ऐसा गाना जो बाहर तो नहीं बज रहा, जिसे दुनिया नहीं सुन सकती, लेकिन इंसान के अपने दिमाग में, उसकी रूह में वो लगातार गूंजता रहता है। अरे वाह, पॉज किए गए गाने वाली उपमा तो बहुत ही सटीक है। मतलब वो खामोशी कभी शांत नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर शोर मचाती है। एकदम सही। जो गाना पूरा बजकर खत्म हो जाता है ना, इंसान उसे भूल जाता है, लेकिन जो बीच में रुक गया, उसका अधूरापन दिमाग को बेचैन रखता है। मनोविज्ञान में इसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। ज़ेगानिक इफेक्ट, मतलब दिमाग अधूरे कामों को ज्यादा याद रखता है। हाँ, इंसानी दिमाग अधूरे कामों या अधूरी भावनाओं को पूरे हो चुके कामों की तुलना में ज्यादा शिद्दत से याद रखता है। और जब वो खत के संदर्भ में इसे परखा जाता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ये महज एक साधारण रोमांटिक कहानी नहीं है। मतलब इसे केवल एक प्रेम कथा की श्रेणी में रख देना गलत होगा। बिल्कुल, ये असल में इस बात का एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक अध्ययन है कि कैसे खामोशी और सही समय, मतलब जीवन में घटनाओं के घटने का वक्त, हमारे जीवन के सबसे जटिल रिश्तों को परिभाषित करते हैं। अक्सर तो ये माना जाता है कि बोले गए शब्द ही रिश्तों की बुनियाद बनाते हैं। हाँ, लेकिन ये उपन्यास ये जांचता है कि जो कभी कहा ही नहीं गया, वो कितनी मजबूत और कभी-कभी कितनी दर्दनाक बुनियाद रख सकता है। यही बात न इस कहानी की पृष्ठभूमि को एक दिलचस्प मोड़ देती है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही साधारण से कॉलेज की पृष्ठभूमि पर होती है। एक लड़की है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जद्दोजहद है। और उसके दिल में पनपता हुआ एक तरफा प्यार है। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक सब कुछ एक सामान्य कॉलेज रोमांस जैसा लगता है। लेकिन किताब के ब्लर्ब में एक अजीब सी बात लिखी है जिस पर मुझे थोड़ी उलझन हुई। अच्छा, क्या बात थी वो? उसमें उस एक तरफा प्यार को और उस खामोशी को उस नायिका की ताकत कहा गया है। मुझे यहाँ एक बहुत बड़ा विरोध दिखाई देता है। विरोध कैसा? मतलब अगर एक तरफा प्यार में इतनी पीड़ा है, इतना अधूरापन है, तो ये ताकत कैसे हो सकती है? क्या ये किसी ऐसे भारी लंगर की तरह नहीं है जो एक जहाज को तूफान में जमीन से जोड़े तो रखता है, पर उसे आगे भी नहीं बढ़ने देता? हाँ, वो लंगर दर्द भी देता है और एक जगह रोक कर भी रखता। बिल्कुल। तो फिर इस पीड़ा को ताकत का नाम क्यों दिया जा रहा है? मैं सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ दर्द को महिमा मंडित करने का एक तरीका नहीं है? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। बाहर से देखने पर और तार्किक नजरिए से सोचने पर एक तरफा प्यार और उस पर साधी गई चुप्पी एक तरह का आत्मघात या सेल्फ सैबोटाज ही लग सकती है ना? Bring your book to life with AI. Plotsformovies.com helps you create movie-like trailers for your book, allowing filmmakers to visualize your story just the way you imagined it while writing. Enhance the storytelling experience to a whole new level with realistic characters, immersive voiceovers, and cinematic sound effects. No more boring stock images or generic clips. Captivate your audience, spark curiosity, make readers and filmmakers eager to explore more. Plotsformovies.com, where your story becomes cinema. क्योंकि वो खुद को रोक रही है। हाँ, लंगर वाली उपमा स्थिति को बहुत स्पष्ट करती है, क्योंकि लंगर जहाज को रोकता जरूर है, लेकिन मानव मनोविज्ञान और भावनाओं की दुनिया हमेशा सीधे तर्क पर नहीं चलती। मतलब भावनाएं अपना अलग रास्ता चुनते हैं। बिल्कुल। जब भावनाएं अनकही रह जाती हैं और उनका कोई बाहरी निकास नहीं होता, तो वे इंसान के भीतर एक अलग तरह का मानसिक धैर्य पैदा करती हैं। इसे समझने के लिए सीधा टकराव और खामोशी के बीच के अंतर को देखना होगा। अच्छा, टकराव और खामोशी में अंतर? हाँ, जब दो लोगों के बीच कोई बात खुलकर सामने आ जाती है, चाहे वो इजहार हो या झगड़ा, तो एक नतीजा निकलता है, एक क्लोजर मिल जाता है। हाँ, बात खत्म हो जाती है। लेकिन जब बात होठों तक आके रुक जाती है, तो वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन जाती है। उस अनथीन पीड़ा को हर दिन सहना, उसे अपने भीतर एक पवित्र स्थान देकर सुरक्षित रखना
और उसके बावजूद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को बिना टूटे हुए जीना, ये कोई साधारण बात नहीं है। ओहो, मतलब इसी असीम सहन शक्ति और भावनात्मक ठहराव को किताब में ताकत कहा गया है। बिल्कुल, ये वो ताकत है जो इंसान को अपनी भावनाओं के साथ अकेले खड़ा रहना सिखाती है। मतलब ये ऐसा है कि वो दर्द से भाग नहीं रही है, बल्कि उसने उस दर्द के साथ ही जीना सीख लिया है। सही कहा आपने। लेकिन फिर भी क्या ये खुद को बेवजह एक मानसिक जेल में बंद करने जैसा नहीं है? अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर दे तो शायद उसे निराशा हाथ लगे, लेकिन कम से कम उसे आगे बढ़ने का मौका तो मिलेगा। यहाँ लेखिका रितिका की डायरी जैसी भावनात्मक लेखन शैली का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। किताब का हर पन्ना एक गहरे आत्मचिंतन की तरह है। हाँ, जैसे वो खुद से ही बात कर रही हो। बिल्कुल। जब संवाद दूसरे व्यक्ति से नहीं हो पाता, तो वो संवाद इंसान का खुद से होने लगता है। खामोशी की चुभन का असली रूप यही है। इंसान खुद से ही सवाल करता है और खुद ही जवाब ढूंढता है। और जहां तक खुद को मानसिक जेल में बंद करने की बात है, अक्सर ये चुनाव जानबूझकर नहीं किया जाता। कई बार परिस्थितियों का डर, रिश्ते के टूट जाने का खौफ, या सिर्फ ये अनिश्चितता कि आगे क्या होगा, ये सब इंसान को खामोश रहने पर मजबूर कर देता है। समझ गई। मतलब ये खामोशी कोई खालीपन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भावनाओं के उस तूफान से भरी हुई अवस्था है जिसे बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा। और उपन्यास का मूल विषय इसी बात को स्थापित करता है कि इस अनकहे तूफान को संभालना कमजोरी नहीं, बल्कि एक अजीब तरह का मौन साहस है। ये नजरिया खामोशी को देखने का एक बहुत ही नया आयाम देता है। खामोशी सिर्फ आवाज की गैर मौजूदगी नहीं है, बल्कि वो खुद में एक बहुत भारी उपस्थिति है। एकदम सटीक बात कही। लेकिन अगर ये खामोशी ही उसकी ताकत है और उसने इसे संभालना सीख लिया है, तो फिर कहानी में उस चीज की क्या जरूरत थी जिसके नाम पर इस किताब का शीर्षक है? मेरा मतलब है वो खत। हाँ, वो खत। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर मौन रहना ही एक तरह की तपस्या या ताकत बन गई थी, तो फिर एक भौतिक खत की, एक फिजिकल लेटर की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो खत इस ताकत को तोड़ता नहीं है? ये सवाल कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को छूता है। ये खत केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, और ना ही ये महज भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। तो फिर ये क्या है? जब खामोशी सालों तक इंसान का साथी बनी रहती है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां उस पॉज किए गए गाने को या तो हमेशा के लिए बंद करना होता है, या फिर उसे एक बार प्ले करना होता है। अरे वाह, मतलब उसे एक बार तो सुनना ही पड़ता है। बिल्कुल। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें, तो ये खत गैर मौजूदगी और गुजरते हुए समय का एक सबसे बड़ा प्रतीक बनकर उभरता है। जो भावनाएं पात्र आमने सामने सीधे तौर पर नहीं कह पाए, शायद डर या झिझक की वजह से। हाँ, उन भारी भावनाओं का पूरा बोझ इस एक खत ने अपने कंधों पर उठा लिया। खत का भौतिक रूप यहाँ बहुत मायने रखता है। भौतिक रूप मतलब वो कागज और स्याही? हाँ, एक खत में सिर्फ शब्द नहीं होते, उसमें लिखने वाली की हिचकिचाहट होती है, कांपते हुए हाथों की लिखावट होती है, और वो समय होता है जो उस खत को पूरा करने में लगा। ये खत उस खामोशी को तोड़ता नहीं है। अच्छा, तो फिर? बल्कि ये उस खामोशी का ही एक ठोस रूप है जो अंततः अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा है। लेकिन जब ये खत अपनी मंजिल पर पहुंचता है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है। समय का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजर चुका होता है। हाँ, समय तो गुजर ही जाता है। और किताब में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कुछ शब्द बहुत देर से पहुंचने के बावजूद जिंदगियों को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं। मुझे यहाँ ये समझना है कि जब समय ही गुजर गया, कई स्थितियां ही बदल गईं, तो फिर उन शब्दों का क्या अमूल्य रह जाता है? इसी बिंदु पर यह किताब एक बहुत ही गहरे जीवन दर्शन को सामने लाती है। इरादों और समय के बीच का संघर्ष, मतलब इंटेंशंस और टाइमिंग। ये बहुत दिलचस्प लग रहा है। अगर इसे एक प्राकृतिक उपमा से समझा जाए, तो ये ऐसा है जैसे एक बीज को मिट्टी में बोना। बीज यानी इंसान के इरादे और भावनाएं पूरी तरह से सही और स्वस्थ हो सकते हैं। हाँ, बीज में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर उस बीज को कड़ाके की सर्दियों में बोया जाए, तो वो कभी नहीं खिलेगा। उसे खिलने के लिए वसंत के सही समय की जरूरत होती है। ओहो, टाइमिंग। मतलब भावनाएं सही थीं, पर समय गलत था। बिल्कुल। दूरियों और समय के चश्मे से जब रिश्तों को दोबारा देखा जाता है, तो यही सच्चाई सामने आती है। इंसान के इरादे कितने भी पवित्र क्यों ना हो, भावनाएं कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, अगर वे सही समय पर व्यक्त नहीं की गई, तो उनका परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। तो ये खत इस बात का प्रमाण है कि भले ही समय बीत चुका हो, अतीत की गूंज कभी मिटती नहीं है। सही कहा।
देर से पहुंचे हुए शब्द शायद नई शुरुआत न कर पाएं, लेकिन वे पुराने पन्नों को इस कदर झकझोर देते हैं कि इंसान बस एक ही सवाल में उलझ कर रह जाता है कि क्या होता अगर। क्या होता अगर सच में ये एक ऐसा वाक्य है जो शायद दुनिया के सबसे ज्यादा दुख भरे और भारी वाक्यों में से एक है। बिल्कुल, इसमें एक बहुत गहरा पछतावा होता है। हाँ, एक खालीपन है जो इस कहानी के मूल में बसा हुआ है। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी ये सोचकर गुजार सकता है कि अगर उस दिन वो शब्द कह दिए गए होते तो शायद आज तस्वीर कुछ और होती। और जब ये खत अतीत के उन पन्नों को खोलता है तो ये केवल कहानी के पात्रों को ही प्रभावित नहीं करता, ये पाठकों पर भी असर डालता है। तो इस सब का मतलब क्या है? जब इस किताब की कहानी से बाहर निकलकर पाठकों की प्रतिक्रियाओं की तरफ ध्यान दिया जाता है तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर सामने आती है। हाँ, और वो तस्वीर क्या है? यह कि ये सिर्फ एक काल्पनिक लड़की की कॉलेज की कहानी नहीं रह जाती। ये किताब हर उस इंसान के लिए एक आईना बन गई है जिसने कभी भी कोई गुप्त भावना, कोई अनकहा प्रेम या कोई भी ऐसी बात अपने मन में छुपा कर रखी हो। बिल्कुल सही कहा। जो भी व्यक्ति इस किताब को पढ़ता है उसे उस खत के शब्दों में अपनी ही कोई पुरानी कहानी दिखाई देने लगती है। पाठकों की प्रतिक्रियाएं तो बहुत शानदार है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि लेखिका रितिका ने इस पूरी कहानी को बुनने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया है वो बेहद सरल है। उसमें कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। हाँ, कोई बहुत जटिल साहित्यिक प्रयोग नहीं किए गए हैं। लेकिन ये सरलता ही सबसे गहरी चोट करती है। अगर समीक्षाओं पर गौर किया जाए तो पाठक इस कहानी को बहुत पवित्र और मासूम प्रेम कहानी बता रहे हैं। और ये मासूमियत आज के दौर में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, क्योंकि आज का दौर तो इंस्टेंट मैसेजिंग का है ना, जहाँ रिश्ते बहुत जल्दी बनते और बिगड़ते हैं। हाँ, आज किसी को अपनी बात पहुंचानी हो तो 1 सेकंड लगता है। और अगर उस मैसेज पर ब्लू टिक आ जाए हाँ। और सामने से 2 मिनट तक रिप्लाई ना आए तो इंसान की बेचैनी आसमान छूने लगती है। सही बात है। ऐसे दौर में जहाँ हर चीज इतनी तेज है, वहाँ इतनी लंबी खामोशी और संवाद की कमी होना बहुत ही अजीब बात लगती है। यही विरोधाभास इस किताब को और भी खास बनाता है। इस आधुनिक तेज रफ्तार वाली दुनिया में पाठकों को ऐसी मासूमियत भरी और धैर्य से भरपूर कहानी पढ़ना एक गहरे नॉस्टैल्जिया में ले जाता है। पुरानी यादों का दौर। हाँ, इंसान का दिमाग अक्सर उस शांति और ठहराव को याद करता है जो आज के दौर से गायब हो चुका है। ये किताब पाठकों को उस समय में वापस ले जाती है जहां भावनाएं धीमी आंच में पकती थीं, जहां किसी की एक झलक पाने के लिए हफ्तों इंतजार किया जाता था। बिल्कुल, और जहां एक खत का आना किसी बड़े उत्सव से कम नहीं होता था। व्हाट्सएप के एक डिलीट किए गए मैसेज और एक पन्नों वाले खत में बहुत बड़ा फर्क है ना? खत को तो संभाल कर रखा जा सकता है या बार बार पढ़ा जा सकता है। हाँ, ये नॉस्टैल्जिया इतना शक्तिशाली है कि पाठक खुद को पूरी तरह से कहानी के किरदारों की जगह पर महसूस करने लगते हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे खुद उस कॉलेज के गलियारे में खड़े हैं और उस एक तरफा प्रेम के धीमे सुलगते हुए बोझ को जी रहे हैं। ये नॉस्टैल्जिया ही वो जादू है जो इस पूरी कहानी को एक व्यक्तिगत अनुभव में बदल देता है। सही कहा। ये इस बात की याद दिलाता है कि प्यार हमेशा किसी चीज को पा लेने का ही नाम नहीं है। कभी कभी प्यार उस दूरी में भी जीवित रहता है, उस लंबे इंतजार में भी सांस लेता है और उन शब्दों में भी अपनी जगह बना लेता है जो कभी होठों तक आ ही नहीं पाए। बिल्कुल, उस लड़की की कहानी, उसका वो शांत लेकिन अटल साहस और अंत में वो एक खत, ये सब मिलकर एक ऐसी यात्रा का निर्माण करते हैं जो सीधे इंसान के दिल पर असर करती है। एक बहुत ही भावुक कर देने वाली यात्रा। इस पूरी गहन चर्चा से गुजरने के बाद एक बहुत ही बड़ा और उद्वेलित करने वाला सवाल सतह पर आ जाता है। एक ऐसा विचार जो शायद इस चर्चा के खत्म होने के बाद भी श्रोताओं के जहन में गूंजता रहेगा। वो विचार क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन में जो बातें हम कभी जोर से नहीं बोलते, जो शब्द हमेशा गले में अटक कर रह जाते हैं, जो खत कभी डाक में डाले ही नहीं जाते, वे हमारे जीवन और हमारी आत्मा को उन बातों से कहीं ज्यादा गहराई से आकार देते हैं जो हम दुनिया के सामने कह चुके हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या एक इंसान की असली पहचान उसके बोले गए शब्दों में नहीं, बल्कि उसकी उस गहरी खामोशी में छिपी होती है? बिल्कुल सोचने वाली बात है। We at sharingstories.in are showcasing books by Indian authors through the hashtag Pushing Indian Authors campaign. This content is supported by plotsformovies.com, an AI-enabled book trailer platform where you can watch 1-minute trailer of the book to understand the book better before you buy it. एक बहुत ही बेहतरीन पहल। तो श्रोताओं, अगर इस गहरी चर्चा ने किन्हीं पुरानी यादों के तारों को छेड़ा है
या उस पॉज किए गए गाने को फिर से याद दिलाया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना सपोर्ट देना ना भूलें। और इस किताब को जरूर पढ़ें। हाँ, रितिका द्वारा लिखी गई वो खत सिर्फ एक उपन्यास नहीं, बल्कि भावनाओं का एक सजीव अनुभव है। इसे पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर जाएं और इस किताब को खरीदें। और अंत में एक छोटा सा सवाल, कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है, ताकि हमारी अगली चर्चा वैसी ही किसी बेहतरीन कहानी पर हो सके।